लेवल 1 रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम साइंस के टॉप 100 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज होने वाले हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो हम पहले एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित थोड़ी और जानकारी देखेंगे ताकि आप ये समझ पाएंगे कि इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक एमसीक्यूज के पीछे लगभग 5 एमसीक्यूज का कंटेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और इसकी पीडीएफ मेरे चैनल में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं और इसके बाद मैं लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके आंसर आपको देने हैं। तो आप कमेंट बॉक्स पर देते जाइएगा और इसके आंसर आप कॉपी में लिखते जाइए ताकि आप ये जान पाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी न्यूलैंड, सी मेंडलीफ या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। आइए देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो न्यूलैंड ने 1864 में एक नियम दिया था जिसे कहते हैं अष्टक का नियम। इसके अनुसार हर आठवां तत्व पहले के समान ही गुणधर्म रखता है। न्यूलैंड का वर्गीकरण सीमित तत्वों तक ही था। उसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन मेंडलीफ ने लाया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न के मैंने बहुत सारे कंटेंट आपको दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न बन पाएंगे। इसी प्रकार से हम क्विक में अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान अर्थात विद्यमान हो। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, क्या है? विद्यमान हो। ये क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए परमाणु, बी अणु, सी यौगिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन है ए परमाणु क्रमांक, बी परमाणु भार, सी अणु भार या डी तुल्यांकी भार। तो बताइए इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ठीक उसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक ही किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। चलिए, तो परमाणु क्रमांक मतलब ये प्रोटॉनों की संख्या, मतलब जो परमाणु का क्रमांक होता है उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और यही तत्व के रासायनिक गुणों का भी निर्धारण करता है। और आवर्त सारणी का जो अरेंजमेंट है परमाणु क्रमांक के आधार पर ही किया गया है। तो आवर्त सारणी का आधार भी परमाणु क्रमांक है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी फ्लोरीन या डी आयोडीन। तो बताइए कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण करता है? तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। देखिए ऑक्सीकरण का अगर मैं क्रम बताऊं तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, फिर उसके बाद आता है आयोडीन। तो इस क्रम को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण करता कौन होगा? फ्लोरीन होगा। देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है F9, तो इसे अगर हम तोड़ें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसका होगा 2 और 7। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता भी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। इसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता का क्रम भी क्या होगा? पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस प्रकार से होगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक भी कौन होगा? फ्लोरीन। इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण करता है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक अर्थात 3.98 की विद्युत ऋणात्मकता है और ये सबसे अधिक रिएक्टिव भी होता है, मतलब अन्य तत्वों से बहुत ही जल्दी क्रिया करता है। आगे देखते हैं, स्वर्ण अर्थात सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एक्वारेजिया या डी एसिटिक अम्ल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो स्वर्ण है वो आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो कि HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है और अन्य किसी आम अम्ल में स्वर्ण नहीं घुलता। वहीं एक्वारेजिया का मतलब होता है राजाओं का जल। तो राजाओं का जल या एक्वारेजिया का आपको सूत्र भी पूछ सकता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीने बार किसका खनिज है? तो बताइए आपका ऑप्शन है ए पारा, बी तांबा, सी सोडियम या डी सीसा। तो सी ने बार इसका खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा का खनिज है। ठीक है,
तो सीने बार जिसे HgS सूत्र से दर्शाया जाता है, साथ मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, तो ये पारे का मुख्य अयस्क है और यह एक लाल रंग का खनिज है। इसे भी आप याद रखेंगे कि इसका रंग क्या होता है, और पारे का निष्कर्षण भी इसी से होता है। ठीक है, इन तथ्यों को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। आपका ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी तांबा या डी जस्ता। तो दोस्तों जो साइनाइड विधि है ना, इसमें चांदी का भी और सोने का भी निष्कर्षण किया जाता है, लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है तो सर्वाधिक चांदी में प्रयुक्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोनों में प्रयुक्त होता है साइनाइड विधि, आपको याद रखना है। तो साइनाइड विधि मुख्यतः सोना और चांदी दोनों के लिए प्रयोग होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए NCl, बी NO, सी NH3 या डी NF। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक देखिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया है। देखिए अमोनिया इंडिविजुअल नहीं होता, ये देखिए किस प्रकार से होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये होता है अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में, यही होता है सर्वाधिक विस्फोटक, इसीलिए इस ऑप्शन में ये चयन किया गया है। तो अमोनिया नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है, लेकिन ये स्वयं में विस्फोटक नहीं है, लेकिन ये जब अमोनियम नाइट्रेट बनता है तो ये सर्वाधिक विस्फोटक होता है, और अमोनिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हवा की वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए औसत बूंद, बी संघनन बिंदु, सी सापेक्षिक आर्द्रता या डी परम आर्द्रता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम आर्द्रता। तो हवा की वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। देखिए तो परम आर्द्रता क्या होता है, ये हवा में उपस्थित अधिकतम जल वाष्प को ही परम आर्द्रता कहते हैं, और अपेक्षित आर्द्रता का सूत्र होता है वर्तमान जल वाष्प बटा परम आर्द्रता, उसको गुणा करना है आपको 100 से। इस सूत्र को भी आप याद रखेंगे। फिर ओस बिंदु क्या होता है, वह तापमान जिस पर वाष्प संघनित हो जाते हैं, इसे ही ओस बिंदु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। आपका ऑप्शन है ए नीला रंग, बी इथाइल एमीन, सी बायूरेट, ये बाई यूरेट है। ठीक है, बाई यूरेट आपको याद रखना है, बाई यूरेट, और डी कोई नहीं। तो देखिए 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया, ऑप्शन नंबर सी बाई यूरेट देता है। ठीक है, तो यूरिया को गर्म करने पर ये बाई यूरेट बनता है, और यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला नोबेल गैस क्या है। तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है ए हीलियम, बी रेडॉन, सी आर्गन या डी जीनॉन। रेडियोथेरेपी में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन का यूज़ होता है। ठीक है, तो यह एक रेडियोधर्मी गैस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो किसके द्वारा। आपका ऑप्शन है ए बैकुरेल द्वारा, बी स्ट्रॉसमैन द्वारा, सी सांडो द्वारा या डी रदरफोर्ड द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉसमैन द्वारा नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम बार प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। फिर देखिए ओटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1938 में 1938 में नाभिकीय विखंडन को प्रयोगात्मक रूप से खोजा, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ता अर्थात जिंक निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए पीतल, बी कांसा, सी गन धातु या डी जर्मन सिल्वर। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों किसमें नहीं है, तो दोस्तों कांसा में जस्ता उपस्थित नहीं होता। आइए बताता हूँ मैं किसमें किसमें कौन कौन से मिश्र धातु से बनता है, कौन कौन सा। तो देखिए कांसा जो होता है ये तांबे और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, कॉपर और टीन का। और वहीं पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता अर्थात कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। फिर देखते हैं गन मेटल, ये तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल का मिश्र धातु है। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल का मिश्र धातु Ni मिश्र धातु क्या है, जर्मन सिल्वर, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन या डी डीजल। तो दोस्तों सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर सबसे स्वच्छ और उच्च ऊर्जा वाला ईंधन है,
और जलने पर केवल क्या बनाता है, ये जल बनाता है और कोई भी प्रदूषण नहीं होता इससे। इसे ही भविष्य के ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं। तो बताइए, आपका ऑप्शन है ए तांबा से, बी लोहा से, सी इस्पात से या डी एल्यूमिना से। तो दोस्तों तड़ित चालक ऑप्शन नंबर ए तांबा से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो तड़ित चालक को लाइटनिंग कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये तांबे से बनते हैं और तांबा जो होता है ये अच्छा विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं वायु की गति न्यूनतम किसमें होगी जब वह गुजरेगी, किससे। आपका ऑप्शन है ए वायु से, बी जल से, सी कांच से या डी निर्वात से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांच से, अर्थात प्रकाश की गति जब वह कांच में गुजरेगी ना तो उसकी गति सबसे न्यूनतम होगी। देखिए प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है, वहीं कांच में न्यूनतम होती है और अपवर्तनांक कांच का सबसे अधिक होता है जो कि 1.5 होता है। ठीक है, इस अपवर्तनांक को ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियम प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है ए गैलेना से, बी हेमेटाइट से, सी पिचब्लेट से या डी बॉक्साइट से। तो रेडियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिचब्लेट से प्राप्त होता है। तो रेडियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है, वहीं इसका सूत्र है U3O8। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पिच ब्लेंड का सूत्र क्या है। पिच ब्लेंड से यूरेनियम और रेडियम दोनों मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हेनरी किसका इकाई है। तो बताइए, आपका ऑप्शन है ए विद्युत धारिता, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी प्रेरकत्व या डी प्रतिरोध। तो दोस्तों हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है, आपको याद रखना। हेनरी जिसे एच से दर्शाते हैं, ये प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस की एसआई इकाई है और विद्युत धारिता की इकाई क्या है, फैराडे होती है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। जूल जो कि ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। तो आपका ऑप्शन है ए 2.4, बी 24, सी 0.024 या डी 0.24 कैलोरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.24 कैलोरी बराबर एक जूल। ठीक है, और एक कैलोरी कितना होता है, तो 4.18 जूल बराबर एक कैलोरी होता है। आगे देखते हैं पानी का अणु भार कितना है। तो पानी पानी अर्थात H2O है ना, इसका अणु भार निकालना है। बस अगर परमाणु द्रव्यमान आपको याद है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, बी 18 AMU, सी 1.8 AMU या डी 1.6 AMU। तो देखिए अगर मैं हाइड्रोजन का देखूँ तो परमाणु क्रमांक 1 होता है और वहीं परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, देखिए एक अगर मैं इधर दिखाता हूँ आपको, देखिए हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है इसका संख्या हो गया और एक इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, वहीं इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 16। तो इसे क्या हो जाएगा, टोटल अगर हम 8 करेंगे तो 18 AMU का सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी का भी अणुभार निकाल सकते हैं जब उसका आपको द्रव्यमान पता हो। ठीक है, चलिए अब MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है ए डाइन, बी न्यूटन, सी फ्लक्स या डी पाउंड। तो बताइए MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूटन होता है। ठीक है, तो MKS अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड में बल की इकाई न्यूटन होता है, वहीं CGS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, डाइन होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम से, बी वसा से, सी विटामिन से या डी प्रोटीन से। तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण, ऊतक अर्थात टिश्यू का निर्माण ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन द्वारा होता है। ठीक है? तो प्रोटीन शरीर के ऊतकों अर्थात टिश्यूज का निर्माण करता है, वहीं प्रोटीन को शरीर का निर्माण कारक भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना। आगे देखते हैं कांच है एक प्रकार का। आपका ऑप्शन है ए असितित द्रव, बी पॉलीमर, सी क्रिस्टल या डी धातु। तो दोस्तों कांच एक प्रकार का ऑप्शन नंबर ए असितित द्रव है। तो कांच असितित द्रव अर्थात सुपर कोल्ड लिक्विड है, इसमें क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड
सर्किट चिप अर्थात आईसी चिप पर किसकी परत होती है? ये मोस्टली आपने कंप्यूटर में देखा होगा। तो देखिए इसमें अर्धचालक का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी निकिल, सी आयरन या डी कॉपर। दोस्तों आईसी चिप में ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है और सिलिकॉन एक क्या है? अर्धचालक है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस पेरोक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड या डी सोडियम पेरोक्साइड। तो दोस्तों चुंबकीय डिस्क में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड अर्थात FeO की परत चढ़ी होती है। तो चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है और डेटा इसी पर स्टोर किया जाता है। आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपका ऑप्शन है ए गर्दन में, बी सिर में, सी अग्नाशय में या डी उदर अर्थात पेट में। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर में होती है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का इंग्लिश नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि सिर में उपस्थित होती है और इसे ही मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई की कमी से होता है। तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बेरी, बी रिकेट्स, सी रतौंधी या डी नपुंसकता। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी समस्याएं, जिसको नपुंसकता के रूप में भी जाना जाता है ना, तो होता है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। ये क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलता है। अब प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम अर्थात रिवॉल्यूशन पर मिनट के बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन है एक, ठीक है, ए है एक, बी है 9.549, सी 5.9409 या डी 3.6। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.549 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो देखिए एक रेडियन पर सेकेंड 9.549 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट के बराबर होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्सरा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ए लोहा, बी निकिल, सॉरी अनुचुंबकीय नहीं है, अचुंबकीय है ना, जो आकर्षित नहीं होगा चुंबक, सी कोबाल्ट या डी पीतल। क्या हो जाएगा? देखिए ए लोहा तो चुंबकीय है, निकिल भी चुंबकीय है, कोबाल्ट भी चुंबकीय है, लेकिन डी जो पीतल है ना, वे अचुंबकीय है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पीतल। अब पीतल जिसे ब्रास कहते हैं यह अचुंबकीय, बाकी सब चुंबकीय है। ठीक है, अब विकास का प्रारंभिक बल है ना, तो प्रारंभिक अवस्था है ये आपको याद रखना है विकास का, जो कि देखिए किस क्रम में मनुष्य का विकास हुआ था उससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए अनुकूलन, बी प्राकृतिक वरण, सी पूर्ति या डी उत्परिवर्तन। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वरण। तो प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन ये विकास का मुख्य बल है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन का प्रमुख सिद्धांत इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता? आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या डी न्यूट्रिनो। तो दोस्तों यदि आपने पिछली क्लासेस देखी होगी सीधा आपका आंसर दे सकते हैं इसे ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिनो। ये परमाणु में नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, ये सभी परमाणु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डायनोमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए एम्पियर के नियम, बी फैराडे का नियम या सी कूलाम का नियम और डी गॉस का नियम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डायनोमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। तो डायनोमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा फैराडे ने, और ये विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है डायनामो का। नेक्स्ट देखते हैं आइंस्टीन समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में दर्शाता है। आपका ऑप्शन है ए ध्वनि के वेग, बी प्रकाश के वेग, सी एक व्यंजक या डी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के वेग को। तो देखिए E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है, जो कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या है?
तो आपका ऑप्शन है ए रोहिणी, बी एडवेंचर, सी पाथफाइंडर या डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाथफाइंडर है। ठीक है, जो कि नासा द्वारा सन 1997 में उतरा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। तो आपका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14 या डी 16। तो दोस्तों 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। आपका ऑप्शन है ए 0.2642 गैलन, बी 0.1642 गैलन, सी 0.2442 गैलन या डी 0.2341 गैलन। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1 लीटर बराबर ऑप्शन नंबर ए 0.2642 गैलन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए टेलेक्स, बी विस्कोमीटर, सी थर्मोस्टेट या डी टेकोमीटर। तो दोस्तों द्रवों की श्यानता को ऑप्शन नंबर बी विस्कोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो विस्कोमीटर से श्यानता मापी जाती है और थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रक है। ये भी आपको याद रखना है कि थर्मोस्टेट क्या है, एक तापमान नियंत्रक। नेक्स्ट देखते हैं, 1 फर्मी बराबर होता है। आपका ऑप्शन है ए 10⁻³ एंगस्ट्रॉन्ग, बी 10⁻15 एंगस्ट्रॉन्ग, सी 10⁻5 एंगस्ट्रॉन्ग या डी 10⁻8 एंगस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉन्ग में अगर मैं बात करूँ तो 1 फर्मी बराबर 10⁻5 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर मीटर में बोलूँ तो 10⁻15 मीटर 1 फर्मी होता है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, किस में होता है। तो आपका ऑप्शन है ए वायु में, बी जल में, सी हीलियम में या डी निर्वात में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो वायु में वस्तु का भार अधिकतम होता है, वहीं जल में आंशिक भार ये कम हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो जल में अगर आप नहाते हैं तो आपका भार जो है वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है, इसे अपवहन कहते हैं। ठीक है, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी का गुणांक क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए घटता है, बी अप्रभावित रहता है, सी बढ़ता है या डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों ताप वृद्धि से जो प्रत्यास्थता गुणांक है ना वो घट जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। तो ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी घटती है। अब लड़का पैदा होगा जब, ऑप्शन ऑप्शन है ए एक्स वाई गुणसूत्र हो, बी एक्स एक्स गुणसूत्र हो, सी एक्स वाई गुणसूत्र हो या डी एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो। तो लड़का कब पैदा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। और जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो तब यहाँ पर क्या होती है, लड़की पर। ठीक है, चलिए लार किसके पाचन में सहायक होता है। आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी स्टार्च या डी सी रेशा या डी वसा। ठीक है, तो बताइए लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो लार में टाइलिन एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को पचाता है और प्रोटीन का पाचन पेट में होता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो दोस्तों दूध में केवल विटामिन सी को छोड़कर अन्य 3 विटामिन पाया जाते हैं। विटामिन ए बी और डी दूध में पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए, जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या डी अनंत। दोस्तों जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसका कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य होता है। ठीक है, तो वृत्तागत गति में कार्य शून्य होता है और बल और विस्थापन इसमें समकोण में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए 10⁻6 वाट, बी 10⁻9 वाट, सी 10⁻12 वाट या डी 10⁻3। तो दोस्तों 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन है ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, बी 3.6 इंटू 10⁻10 जूल, सी 3.6 इंटू 10⁻12 जूल और डी 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 इंटू 10⁶। अब देखिए निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? ठीक है, लिफ्ट एलिवेटर। आपका ऑप्शन है ए बेयर्ड 1923, बी फैराडे 1931, सी एडिसन 1878 और सी डी ओटिस 1852। तो दोस्तों लिफ्ट की खोज ओटिस ने सन 1852 में की, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए कोड़ी संवेग, बी कक्षीय वेग, सी गुरुत्वीय त्वरण या डी पलायन वेग। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण है महापलायन वेग का अनुपस्थिति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चंद्रमा का पलायन वेग सबसे कम है, इसलिए वायुमंडल पर नहीं। अब पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? आपका ऑप्शन है ए 3 × 10⁻11 किलोग्राम, बी 6 × 10⁻24 किलोग्राम, सी 6 × 10⁻23 किलोग्राम या डी 7 × 10⁻22 किलोग्राम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कुहासा क्या है? ऑप्शन ए समांग मिश्रण, बी विषमांग मिश्रण, सी यौगिक या डी से कोई नहीं। तो दोस्तों कुहासा क्या होता है? एक विषमांग मिश्रण होता है, मतलब किसी भी अनुपात में ये मिला होता है, कोई निश्चित अनुपात तो होता नहीं है। तो कुहासा को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉग बोलते हैं, जो कि एक कोलाइडल है। ठीक है, तो ये विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रोटॉनों की संख्या पर, बी परमाणु भार पर, डी न्यूट्रॉनों की संख्या पर या डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो किसी परमाणु के गुण, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कैथोड किरणें किससे बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन से, बी प्रोटॉन से, सी न्यूट्रॉन से या डी न्यूट्रिनो से। तो दोस्तों कैथोड किरणें आपको अगर पता होगा तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे ट्यूब पर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न। ठीक है, चलिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए आइंस्टीन ने, बी हाइजेनबर्ग ने, सी रदरफोर्ड ने या डी पाउली ने। तो बताइए अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। इसमें प्रकाश के कण और संवेग की स्थिति को आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, कब वो कण की तरह व्यवहार करता है, कब वह तरंग की तरह करता है। ठीक है, मतलब कण उसकी स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जाता। अब देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? आपका ऑप्शन फिर से वही क्वेश्चन, ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ऑक्सीजन या डी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है के अनुसार फ्लोरीन। तो मैंने क्रम बता दिया था, फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये हैलोजन तत्वों से मैं आपको याद रखना। अब 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है? आपका ऑप्शन है ए 18%, बी 54%, सी 75% या डी 25%। तो दोस्तों 18 कैरेट सोने में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75% सोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए पी, बी P2, सी P4 या डी। तो दोस्तों फास्फोरस का अणु सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी P4 होता है। ठीक है, सोना का लैटिन नेम क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऑरम, बी मेट्रियम, सी कैलियम या डी पैरम। तो दोस्तों सोना का लैटिन नाम जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर होता है ए ऑरम। यहीं से एयू आया है ना? देखिए ऑरम यहीं से एयू लिया गया है, यहीं से इसका परमाणु जो वो है ना प्रदान किया जाता है, इसे एयू लिखा जाता है, इसलिए तो इसे गोल्ड कहा जाता है ना, ऑरम। ठीक है, इसका प्रतीक ऑरम आपको याद रखना है। तो सोना का रासायनिक प्रतीक देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध जल होता है? आपका ऑप्शन है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी दोनों या डी उदासीन। तो दोस्तों शुद्ध जल जो होता है ना वो उदासीन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है ना, ये दिख सकते हैं, इसका 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम हुआ तो क्या हो गया? अम्ल। और 7 से अधिक अगर पीएच वैल्यू हो गई तो क्या होती है? क्षार। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल या सी अम्लराज या डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों रासायनिक पदार्थों का अगर मैं सम्राट बोलूँ तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्लों को ही रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है।
ठीक है, इसे रसायनों का सम्राट का। क्षारीय विलयन का पीएच होता है, मैंने बता दिया, 7 से अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिरके में क्या पाया जाता है। आपको ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल या डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों सिरके में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COO। अब एटीपी का निर्माण कहाँ होते हैं, एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, बी साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया में या डी लाइसोसोम में। दोस्तों एटीपी ये कहाँ प्राप्त होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है, तो एटीपी या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सक्रिय गृह या कोशिका का ऊर्जा गृह, और एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है। आपका ऑप्शन है ए अर्गेस्टोप्लाज्म, बी क्रीमेटिड, सी स्पिंडल से या डी सेंट्रोसोम से। तो कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोसोम से कोशिका विभाजन की शुरू होती है। अब दोस्तों यूरेसिल किस में पाया जाता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए गुणसूत्र में, बी प्रोटीन में, सी डीएनए में या डी आरएनए अर्थात राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए अर्थात राइबोस न्यूक्लिक एसिड में यूरेसिल पाया जाता है, और वहीं डीएनए में थायमिन पाया जाता है। ठीक है, थायमिन जो डीएनए में पाया जाता है। ये दो चीज़ों को याद रखना, बार बार क्वेश्चन में आते हैं। अब एंजाइम किस में नहीं होते, आपका ऑप्शन है ए शैवाल में, बी वायरस में या डी लाइकेन में, सी लाइकेन में या डी बैक्टीरिया में। तो बताइए एंजाइम किस में नहीं होते, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस में एंजाइम नहीं होते। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है, टीएमवी या फिर इसे बोलते हैं टोबैको मोजेक वायरस का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है ए जीवोत्पत्ति से, बी जैव विकास से, या सी वायरस से या डी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है टोबैको मोजेक वायरस से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस से टीएमवी का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बार बार घिसा पीटा क्वेश्चन आ गया, तो आपका आंसर नंबर ए 46 होता है, या तो अगर मैं जोड़ों बोलूँ तो 23 जोड़े आपको याद रखना है। ठीक है, तो अलग अलग जानवरों में गुणसूत्र की संख्या भी मैंने पिछले क्लास में बता रखी है, तो आपको उसको भी देखना है, कंटिन्यू है ना। अब वायरस की खोज किसने की थी, तो आपका ऑप्शन है ए एपिडोक्लस, बी हक्सले, सी DI वानोवस्की या डी कोई नहीं। तो वायरस की खोज की थी ऑप्शन नंबर सी, DI वानोवस्की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी। वनस्पति घी दोस्तों हाइड्रोजन द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा ही वनस्पति घी बनता है, वो याद होगा। तो वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, इसी कहते हैं हाइड्रोजनेशन विधि। ठीक है, अब ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है ए इंफ्रारेड किरणें, बी अल्ट्रावायलेट यूवी रे, सी एक्सरे या डी कॉस्मिक। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ऑप्शन नंबर बी, यूवी रेस अर्थात अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होता है। ठीक है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए NO, बी CO, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए ना आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए इथेन, बी मीथेन, सी एथीन या डी एसिटिलीन। आपने देख ही लिया होगा, इसका आंसर क्या है, ए इथेन। ठीक है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन या डी गंधक। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। जैसे कि HCl है ना, H2SO4, ये जो अम्ल है ना इसमें हाइड्रोजन तो कॉमन होता है, सबसे अधिक क्या है हाइड्रोजन। अब पानी की अस्थायी कठोरता किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, इसका आंसर आपको देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आपको देना है। अब इसके बाद मैं जल्द से जल्द कूट वाले प्रश्न भी लाऊंगा और इतने सारे MCQs कराऊंगा ना कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कराएं, आपका 100% वहाँ से बन ही जाएगा प्रश्न। तो इसके बाद कूट वाले प्रश्न आएंगे, तो आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखना है, तभी आने मिलेगी। तो चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।